A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करने जा रहे हैं सीडीएस 1 2020 के प्रिपरेशन के बारे में। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा। अब जरा हम देखते हैं इसमें क्या बात करें। हम बात करेंगे जीएस की, इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की और टारगेट रहेगा दिसंबर 31 और तब तक आप खुद ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे क्योंकि मेरी तरफ से पूरी वीडियोस बन चुकी हैं। अब जरा इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनके मार्क्स 60 to 70% आया करते थे कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में। स्कूल टाइम में बेसिकली 60-70%, कॉलेज में तो बहुत ज्यादा हो गए। कॉलेज में मान लीजिए 55-50-40% आया करते थे, उनके लिए है सिर्फ ये वीडियो। अब वो बच्चे होते कौन से, उनके सिम्टम्स क्या है? वो बच्चे वो होते हैं जिनको रटना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो बच्चे वो होते हैं जो 15 मिनट पढ़ के बोर हो जाते हैं। वो बच्चे वो होते हैं जो बॉल को देखना ज्यादा, दीवार को देखना ज्यादा पसंद करते हैं बुक्स के कंपैरिजन में। 15 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद दीवार को देखना शुरू कर देंगे, एक घंटे 2 घंटे तक, और पता नहीं क्या सोचते हैं वो। अब उनकी एक और खास बात होती है, उनमें कभी जोश नहीं आता सुबह मॉर्निंग में पढ़ाई करने का, पर उनमें एक खास बात रहती है कि उनमें जोश हाई रहता है कि आर्म फोर्स ज्वाइन करनी है। अब पहले हमें समझना होगा कि हमें मार्क्स चाहिए कितने, जो हम हमारा सीडीएस क्वालिफाई हो जाए। देखो यहाँ पर आपने बात देखी, नोटिस की 20%, 20%, 20%, 20%, 20%। ये कह रहा है 20 मार्क्स आने जरूरी हैं, तभी काम बनेगा। और 20 मार्क्स कहाँ नहीं आते? 20 मार्क्स आते हैं जीएस में, नहीं आते। तो किसी तरह अगर हमारे जीएस में 20% मार्क्स स्कोर हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। उसके बाद कट ऑफ देखो, ओटीए की 80 आ रखी है। अब जरा ये देखो सीडीएस 1 का। सीडीएस 1 में यहाँ पर लिखा हुआ है 20% मार्क्स चाहिए होते हैं ईच पेपर में। अब यहाँ पर कट ऑफ रखी है ओटी की 69। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, आपको मान के चलनी है ओटी की कट ऑफ आएगी 85+। अभी तक आई नहीं है, बट अगर आ जाती है तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे अभी 82 मार्क्स बैठ रहे हैं, तो अगर मान लो कल 85 मार्क्स आ जाएंगे तो मेरी बैट बच जाएगी, मैं बाहर हो गया, मेरी सारी मेहनत बेकार गई 3 नंबर के चक्कर में। ठीक है, आपको मानने चल रहा है 85+ आती है। उसके बाद आपका ओटीए तो सेट हो गया, 100% निकलेगा ही निकलेगा। उसके बाद अगर आप मात्र 30 नंबर और ले आते हो तो आप आईएमए, आईएनए, एएफए के लिए ऑल एलिजिबल हो जाओगे। सोच के देखो, आईएनए सिर्फ 30 नंबर और ले आओगे तो आप आईएनए के लिए मतलब एलिजिबल हो। फिर आईएमए थोड़ा और नंबर आप आ जाएंगे, आपके 40 के करीबन नंबर आ जाएंगे मैथ्स में, तो आप आईएमए के लिए एलिजिबल हो। और उसमें 10 नंबर और बढ़ा दो तो आप एएफए के लिए एलिजिबल हो। दैट्स हाउ इट इज, सो सिंपल राइट नाउ। ठीक है, अब ये कहानी यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखो और नंबर मार्क्स कम है, आईएनए के लिए 98 है, आईएमए के लिए 118 है और एएफए के लिए 138 है। हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आईएनए की सबसे कम आती है, पर आईएनए की सीटें भी कम रहती है, ये बात भी ध्यान रखना। अब यहां से हम आगे चलते हैं। तो अब क्या करें, इस बारे में आगे चलते हैं। देखिए, एक रूल होता है 2080 रूल। 2080 रूल क्या कहता है कि हमें 20% ऐसा इनपुट देना है जिसे 80% आउटपुट मिले, और उसी बात पे हम काम करेंगे। अब काम क्या है? काम में हम अपना जो वर्क है टोटल, वो 6 हिस्सों में बांटेंगे: साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी एंड डिफेंस स्टैटिक्स। पहले हम बात करते हैं पॉलिटी से। देखो, पॉलिटी में क्या होता है कि पूरी जो पॉलिटी है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो बीआर अंबेडकर ने बनाया था वो। दूसरा है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब काम कैसे कर रहे हैं, सीएम, गवर्नर कैसे काम कर रहे हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई पॉलिसी अप्लाई करानी है स्टेट में तो कैसे कराएगा, तो इसे हम कहते हैं सेंटर स्टेट। इसके बाद तीसरी बात आती है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी। अब एक बहुत ही प्रोमिनेंट किताब है, आपने सुना होगा, एम लक्ष्मीकांत। कहते होंगे सब ये पढ़ लो, कम से कम 2-3 बार पढ़ लो। ठीक है, पर मैं कहूंगा ऐसा मत करो, ये बहुत ही बड़ा टाइम वेस्ट है, बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। सबसे पहले अगर लक्ष्मीकांत पढ़ भी रहे हो ना, तो इसमें ये वाला टॉपिक मत करना, ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रीजन क्या है? ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी पूछा नहीं जाता सीडीएस में। रीजन क्या है कि उसमें एक तो बहुत ज्यादा फैक्ट्स फाइल है, और आर्म फोर्सेस फैक्ट फाइल वाली दुनिया नहीं है। आर्म फोर्स में डिसीजन लेने की पावर चेक की जाती है आपकी। तो ये जो 2 टॉपिक हैं, इनसे पूछा जाता है ज्यादातर, और इनमें क्या थ्योरी है। मतलब अगर आपको ये पता है कि प्रेसिडेंट को हटाने के स्टेप्स क्या हैं, तो आप इसको सॉल्व कर दोगे। रहता है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी। देखो, आपने सुना होगा, या आपके दिमाग में मिथ होगी कि देखो यार, पॉलिटी में तो बहुत सारे आर्टिकल्स याद करने पड़ते होंगे, पॉलिटी में तो कमिटीज याद करनी पड़ती होंगी। नहीं, सब बकवास है,
सिर्फ फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में एक आध बार कभी आ जाता है, वरना सिर्फ इतना पूछते हैं कि ये वाला फंडामेंटल राइट जो है ये कहाँ लगा हुआ है, बस। बहुत ही कॉमन, आप सीडीएस का पेपर उठा के देखो, आपको कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि फलाना आर्टिकल कहाँ लगता है। मुश्किल से शायद एक क्वेश्चन आएगा 100 में से कोई एक। 4 पेपर उठाओगे तो शायद 4 में से 2 पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको जो फोकस में रखना है, मैं आपके लिए स्क्रीन द्वारा क्लियर करता हूं। देखिए, आपको सिर्फ 2 बातें करनी है, सेंटर स्टेट रिलेशन एंड फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड डीपीएसपी। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा बताता हूं मैं, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में क्या। प्रेसिडेंट, वाइस गवर्नर, ये खत्म करने के बाद आप करेंगे गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजन, उसके बाद सीएम, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म करने के बाद आपको बजट टॉपिक करना है, बजट के बाद सीएजी, पार्लियामेंट, और फिर जब ये खत्म हो जाए तो आपको आना हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल पे, देन अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, यूपीएससी, पीएससी, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, एंड जब ये सब हो जाए फिर इलेक्शन कमीशन, देन एंटी डिफेक्शन लॉ, और उसके बाद ये आपको लोकपाल, एसटीओ, ओबीसी, सीबीसी ये करने हैं। बट ये टाइम बचने पे ये सबसे लीस्ट है इंपॉर्टेंस में, ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है पूरी की पूरी सेंटर स्टेट में, कि सेंटर स्टेट रिलेशन में काम कैसे होता है, उसमें सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है। टाइम बचे तब करना, उसके बाद आपको टाइम बचे तो आपको ये वाला हिस्सा करना है। मैंने फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये जो है रटने वाला पोर्शन है, ठीक है। इसका सिर्फ एक क्वेश्चन आता है पूरी पॉलिटी से। अगर पॉलिटी में 7 क्वेश्चन आए तो 7 में से 6 क्वेश्चन सेंटर स्टेट से आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी से। पर आएगा जरूर, ये कंपलसरी है, एक क्वेश्चन आएगा, पर ये आखिर में करना, बिल्कुल आखिर में, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब ये करना कहां से है, देखो मैंने इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। इस पूरी प्लेलिस्ट में अराउंड आपको 28 वीडियोस मिलेंगी। बहुत ही कमाल का मैंने पढ़ाया, लास्ट में आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे, आपका एकदम फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और पूरा जो ये बनाया मैंने एम लक्ष्मीकांत से बनाया, और मैक्सिमम जो एक वीडियो की टाइम है वो 18 मिनट है, तो आप 18 मिनट में एक टॉपिक खत्म कर लोगे, इतना प्यारा से बनाया मैंने। खैर, इसके बाद हम अगर आगे चले, अच्छा इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मैंने इसमें अभी फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी नहीं पढ़ाया है। अभी ये जो लिस्ट है ना प्रॉपर 28 में, ये नहीं पढ़ाया, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अराउंड 20 नवंबर के बाद, क्योंकि अभी 16 नवंबर को मेरी जरा एसएसबी है तो मेरा उसमें लगा हुआ हूं। अब जरा आगे चलते हैं, अब आते हैं साइंस पे। देखो साइंस में एक तो जो साइंस के स्टूडेंटों ने एक बहुत बड़ी मिथ सुनी है। मिथ क्या है कि 11 12 के क्वेश्चन आते हैं, हाँ आते हैं, पर कितने आते हैं, एक या मैक्स टू मैक्स 2, वो भी कहां से आएंगे, फिजिक्स से आएंगे या केमिस्ट्री से आएंगे, बायो से नहीं आते। तो अब क्या करें, एक दो क्वेश्चन के लिए पूरी 11 12 की किताब पढ़ोगे? जरा यहां पर देखो, ये 11 12 11 की 2 किताबें हैं, फिजिक्स की 2 किताबें हैं, और दोनों किताबों को मिला के 15 चैप्टर है, और ऐसे ही केमिस्ट्री है, और ऐसे ही 12th है। तो अगर ये दोनों पढ़ने बैठ जाओगे तो यार तुमने तो पीसीएम ही ले ली, दोबारा से जान निकल जाएगी। आपको करना क्या है, फिजिक्स में मैं कह रहा हूं 10th तक आपको खाली पढ़ना है। मान लो 6 क्वेश्चन आए, 6 में से मैं कहता हूं एक या मैं कहूं 2 क्वेश्चन आए 11 12 के, ठीक है, तो आपका 5 क्वेश्चन तो हो गए ना। और ये जो 10th क्लास तक है ना, ये मैं कह रहा हूं, जो फॉर एग्जांपल आप 6 स्टैंडर्ड से पढ़ो, 6 7 8 9 10, इन सारी क्लासेस को मिला के 15 चैप्टर बनेंगे। जबकि आप 11 12 को करोगे तो 30 चैप्टर बन जाएंगे, 11 से 15 चैप्टर और 12 से 15 चैप्टर, तो सिर्फ 2 क्वेश्चन करने के लिए 30 चैप्टर करोगे, कोई लॉजिक नहीं है। तो आपको जो फिजिक्स करनी है वो 10th क्लास तक की करनी है। मैं टॉपिक आपको थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ कौन कौन से करने हैं। देखो सबसे पहले आपको देखना लाइट, देखो क्लास 10th में भी है, यहाँ पर ये जो है 10th है, और ये 10th चैप्टर का नाम है, ठीक है। यहाँ पर भी लाइट लिखा है, क्लास 8th में भी लाइट लिखा है, और यहाँ पर क्लास 7th में भी। तो लाइट चैप्टर आपको जरूर करना है। कई बार ऐसा हो जाता है लाइट से अकेले में ही 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब 5 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं भाई, सोच के देखो ना। और कभी भी ऐसा नहीं होगा सीडीएस का पेपर हो और लाइट से क्वेश्चन ना आए। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो लाइट करना है, उसके बाद ये मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, वर्क एनर्जी, जो बाकी चैप्टर है वो करने हैं। एक लोगों को बड़ा दिक्कत होता है थर्मोडायनेमिक्स करना है, मत करो, बकवास है यार। थर्मोडायनेमिक्स में एक तो बहुत ही ज्यादा स्टैटिक है, बहुत रटना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत मत करा करो। आपको क्या करना है, 20-80 रूल के हिसाब से चलना है, कि 20% ऐसी क्या मेहनत करें कि 80% रिजल्ट मिले। और इन चीजों में रटना नहीं पड़ता, जो बाकी 7 चैप्टर हैं उसमें आपको इतना रटना नहीं पड़ेगा, सिंपल लॉज है। अभी आपको करने कैसे हैं, इसकी भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप देखेंगे ऑप्टिक्स के अकेले 3 पार्ट है, 2 पार्ट है, सॉरी 3, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3।
तो ये तीनों आपको अच्छे से देखना है, पहले यही देखना है, उसके बाद किसी पे जाना है, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, केमिस्ट्री। देखो मैंने आपको पहले बोला 11th 12th से क्वेश्चन आता है, यहां से भी एक या मैक्स टू मैक्स दो क्वेश्चन आएंगे। अब अगर 11th 12th की अगर आप देखो ना, तो पूरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से भरी पड़ी है। अब उसको पढ़ने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल भी याद करनी पड़ेगी, और अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपको एसपी सेल ये सब पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत मत करो, सिर्फ दो किताबें पढ़ो, क्लास 9th और क्लास 10th की, और इसकी भी मेहनत मैंने आपकी खत्म कर दी है। क्लास 9th और 10th आपको पढ़ने की इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, मैंने इसकी भी प्लेलिस्ट आपको बना के दे रखी है। अब जरा यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ तक है ये 9th का सिलेबस है, और जो यहाँ तक है वो 10th का सिलेबस है, ठीक है, एक बार में खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ आपको 1 से 20 तक के एटम याद करने हैं, तो इतनी मेहनत नहीं है। तो आपको मेनली 9 10th करना है और आप समझ जाओगे। अच्छा मैं एक बात और बताता हूँ, जैसे जो भी आप वीडियो देखोगे उसमें एक ओवरव्यू वीडियो जरूर होगी, उसको जरूर देखना। ओवरव्यू वीडियो देखोगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बाकी जो वीडियोस हैं उसमें क्या होने वाला है और इसकी पूरी प्लेलिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। अब जरा यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखो कहानी आती है बायोलॉजी पे। बायोलॉजी बहुत रटने वाला काम है, और मैंने कहा कि आप तो रटने में कामचोर आदमी हूं, मैंने आपके पहले ही कहा कि ये वीडियो 60 to 70% मार्क्स जो लेकर आते हैं उन बच्चों के लिए है। तो अब क्या करें, देखो पेपर उठाना सीडीएस का, चेक करोगे तो वहां पर मिलेगा ब्लड डिजीज, ह्यूमन सिस्टम में हार्मोन्स, हार्ट डाइजेस्ट सिस्टम, विटामिन, बोटेनी में फोटोसिंथेसिस जिससे प्लांट खाना बनाते हैं, और प्लांट के हार्मोन्स क्या होते हैं, जैसे हमारे यहाँ हार्मोन्स होते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन होते हैं और वुमेन्स में एस्ट्रोजन होते हैं, वैसे ही प्लांट में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो पढ़ने हैं। और सेल एंड ऑर्गेनेलिज पढ़ना है, वो होता है ना सेल बॉडी, न्यूक्लियस, ये पढ़ना है। इतने में आपका काम हो जाएगा। इसकी भी प्लेलिस्ट आपके लिए रेडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर कह रहा हूं ओवरव्यू पहले देखना, उसके बाद पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखना। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, आप देखो 7 मिनट 7 मिनट 7 मिनट, ये है ब्लड से बड़ा है, ब्लड में क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं तो इसलिए मैंने बड़ा जानबूझ के बनाया है। अब यहां से आगे चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है, मुगल ईरा मतलब औरंगजेब बाबर वाले ईरा से लेके मॉडर्न हिस्ट्री जहां से हमारा देश आजाद हुआ था 1947, वहां तक करना है। उसमें भी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करना, पॉलिटी में भी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, बट आपको फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करना, उसमें बहुत ज्यादा फैक्ट फाइल है, खाली एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीडीएस में, और उस चक्कर में बहुत मेहनत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, अब याद करना पड़ेगा ना, उसमें क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत, जब पूछा एक ही क्वेश्चन जाएगा। अगर 6 क्वेश्चन से काम बन रहा है तो 6 क्वेश्चन की मेहनत करो ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरव्यू देख के स्टार्ट करना, प्लानिंग अच्छी तरह से हो जाएगी। अब इसके बाद आते हैं इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये करना बहुत जरूरी है। मेरे अभी मैंने सीडीएस दिया था और मैं अराउंड 23 एज का हूं, तो मैंने जो जीएस में स्कोर मार्क्स किए थे 31, दैट्स प्रीटी गुड, इट्स रियली गुड मार्क्स। इंग्लिश में थोड़े कम रह गए थे, छोटी छोटी सिली मिस्टेक हो गई थी, बट आई रियलाइज कि यार इंग्लिश तो यार ऐसा होता है, टेंटेटिव होता है कि आपके, मेरे जब मैं प्रैक्टिस करता तो 60 मार्क्स भी आ रखे हैं, 66 भी आ रखे हैं, तो वहां पर थोड़ी ज्यादा गलती हो गई, 51 रह गए। बट इंग्लिश में एकदम से इंप्रूव नहीं कर सकता, पर मैं जीएस इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने प्लान बनाया कि यार ऐसा क्या करूं कि इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स शॉर्ट टाइम में हो जाए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, क्योंकि मैं भी खुद 60 to 70 मार्क्स वाला ही स्टूडेंट हूँ, मेरे भी इतने ही मार्क्स आते थे कॉलेज में, मैं 57.14 एग्रीगेट से पास आउट हुआ हूँ। तो मुझे कुछ एक तरीका निकालना था, पूरा सितंबर मेरा ऐसे में निकल गया कि मैं ऐसा क्या तरीका निकालूं। तो पहले इंडियन ज्योग्राफी पे आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी डिवाइडेड है 4 हिस्सों में, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं करनी और बाकी कोई भी ज्योग्राफी का पार्ट नहीं करना, सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी करनी है। इंडियन ज्योग्राफी करने का रीजन क्या है कि ये बहुत क्वेश्चन उठा लेती है, 11-12 क्वेश्चन आराम से उठा लेती है। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी 1-2 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स, तो जब 11-12 क्वेश्चन आराम से उठ रहे हैं तो ये क्यों करना, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि इस वर्ल्ड ज्योग्राफी में, सॉरी इंडियन ज्योग्राफी में कई छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आप देखे होंगे क्लास 6 में 7 चैप्टर, क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर, क्लास 9 में सेकंड चैप्टर, ऐसे है ये। तो मैंने इसका थोड़ा समाधान निकाला यार, कौन पढ़ेगा बैठ के इतना, तो उसके लिए एक सोर्स निकाला मैंने। इसके मैंने आपको सारे पार्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया फिजिकल इकोनॉमिक रिवर, तो इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या निकाला है मैंने कि एक टीचर है अवस्थी सर,
मैंने ज्योग्राफी की वीडियोस नहीं बनाई है, वो हर लेक्चर 15 मिनट 16 मिनट या मैक्स टू मैक्स 20 मिनट का लेते हैं और इंडियन ज्योग्राफी को एक्सप्लेन करते हैं। कमाल का है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देखना और इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक्स पे। देखो इकोनॉमिक्स दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है माइक्रो और दूसरी है मैक्रो। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो काम की नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, किसी इंडिविजुअल की इनकम, जैसे कंपनी की इनकम कैसे बढ़ती है या आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी, तो वो हमारे काम की नहीं है। जो हमारी एग्जाम पूछता है वो पूछता है मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमी मतलब देश की इकोनॉमी, नेशनल इनकम कैसे बढ़ती है, जीडीपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ये सब क्या होता है, इस पे फोकस करता है। और इकोनॉमिक्स बहुत ही छोटी है, सिर्फ 6 चैप्टर है और ये 12th क्लास की एनसीईआरटी में है ये सब। अब सीन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन आते हैं 11, ठीक है। 11 मतलब लास्ट पेपर में आए थे, उससे पहले भी 11 आए थे, तो उससे पहले एक पेपर में कम आए थे, तो उसको कम काउंट करते हैं, बट ऑन एवरेज अच्छे खासा आए थे, मतलब 5 से 11 आराम से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक आपका एक अपलिफ्ट हो जाएगा और इसमें कोई मेहनत नहीं है। क्यों मेहनत नहीं है, इसमें थ्योरी है सिर्फ, बस आपको समझना है जीडीपी कैसे ग्रो होती है, जीडीपी कैसे गिरती है, कुछ रटने का काम नहीं है। 90% से समझने का काम है, तो अगर आपने समझ लिया तो आपका काम खत्म हो जाएगा। अब इसके लिए भी मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। इकोनॉमिक्स तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एक प्लेलिस्ट ढूंढी है। वो प्लेलिस्ट है यहाँ पर है, इस चैनल का नाम है, चैनल का नाम था इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। तो यहाँ पर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो है, 15 से 20 मिनट तक वो बंदा पढ़ाता है और कमाल का पढ़ाता है। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको अवस्थी सर का बताया यहाँ पर, ठीक है, या यहाँ पर मैं एक इनका बता रहा हूँ, तो ये जो पढ़ा रहे हैं क्लास 12th के बच्चों को पास कराने के लिए पढ़ा रहा है बेसिकली। पर हमारा काम क्या है, 12th की एनसीईआरटी पढ़ना, तो ये एनसीईआरटी से हमारा काम हो जाएगा। पर इनकी बातों में डूब मत जाना, तुम्हारा जो एम है सीडीएस वो निकाल के आगे बढ़ना, अगर जो तुम्हारे काम का है वो सुनना, जो नहीं है काम का वो उसमें आगे बढ़ जाना। ऐसे जो अवस्थी सर है वो बेसिकली यूपीएससी की तैयारी कराते हैं और पीसीएस एग्जाम की तैयारी कराते हैं यूट्यूब पे। तो डूब मत जाना कि यार यूपीएससी में ऐसा आता है, तो जरूरी नहीं है, मतलब यूपीएससी मतलब आईएएस के एग्जाम में ऐसा आता है तो तुम्हारे सीडीएस में भी आएगा। आईएएस डीपर लेवल है थोड़ा, तो आपको ऊपर ऊपर से समझना है कि क्या होता है, ठीक है। नॉलेज के लिए जाना हो तो बात अलग है, बट खो मत जाना इनकी वीडियोस में, पढ़ाते अच्छा है लोग। आगे चलते हैं। अब आता है करंट अफेयर पे। क्यों बताऊं, हराम खोरो तुम लोग, ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो सब्सक्राइब करते हो, क्यों बताऊं मैं आगे। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा मोरल बढ़ता है। करंट अफेयर पे आए तो करंट अफेयर 14 एरिया में, 14 एरिया में डिवाइडेड है। अब क्या क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, थीम, लोकेशन उनकी, सर्वे कोई कंडक्टेड हुआ है रिसेंटली, स्कीम्स पता होनी चाहिए, फार्मर्स के रिगार्डिंग कौन सी स्कीम चल रही है, मेक इन इंडिया के क्या सीन है, मेक इन इंडिया चल भी रहा है बंद हो गया, उसके बाद तो कभी सुना नहीं हमने, स्वच्छ भारत का क्या हुआ वो भी हमने नहीं सुना। उसके बाद प्रधानमंत्री योजना होती है, ग्रामीण योजना, ये सब इनके बारे में। फिर एप्स, वेबसाइट ये पता होनी चाहिए। इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट के, कोई इलेक्ट होकर आया है अभी, क्रोएशिया में अभी किसी के इलेक्शन हुए हैं तो कौन जीत के आया है, आपको पता होने चाहिए ये, चाहे कोई सा भी देश हो। बहुत ही सिंपल सिंपल है जो। अब इसमें अगला है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो क्या इसमें ही हो जाएगा, 1 वाला पॉइंट 6 में दोनों में हो जाएगा, ये तो एक ही बात है। जो न्यूज में उसके बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। अवार्ड्स, जो एक्चुअल, अच्छा दो तरह से अवार्ड्स पूछे जाता है। अवार्ड्स एक होता है कि भाई फुटबॉल का अवार्ड है ये कोई, ठीक है, बट बहुत पहले कभी पूछा जाता था ऐसे कि फलाना अवार्ड है, ये कौन से स्पोर्ट्स रिलेटेड है। अब कैसे पूछा जाता है, वो पूछता है कि कोई करंट में खेल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, अभी मैं कहूं फीफा वर्ल्ड कप है, तो फीफा वर्ल्ड कप अभी मान लो हाइपोथेटिकली 2019 में हुआ है, ठीक है, तो पूछ लेंगे फीफा वर्ल्ड कप कौन से खेल से संबंधित है। बट जो आजकल हो रहा है सिर्फ वो ही पूछेंगे। उसके बाद है बुक्स एंड ऑथर्स, फिर पर्सन इन न्यूज, स्पोर्ट्स, नेशनल डिजास्टर, डिफेंस न्यूज, बेसिक अबाउट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैं एक बुक्स एंड ऑथर्स में बताता हूँ। बुक्स एंड ऑथर्स जरूरी नहीं है कि वो करंट ही पूछे, ऐसा भी हो सकता है कि 1997 में कोई बुक रिलीज हुई थी उसका ऑथर बता दो, अगर पॉपुलर है तो वो पूछा जाएगा। ये जिन्होंने सीडीएस दिया है वो कोरिलेट कर पा रहेंगे, पर अवार्ड्स के साथ ऐसा नहीं है। अवार्ड्स वही पूछेंगे जो करंट में चल रहे हैं, समझ लो मेरी बात। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब करंट अफेयर कैसे करनी है यार, एक चैनल है अड्डा 247, ये सर है, बड़े कमाल के सर है, मतलब मैं रोज ही देखता हूँ, सुबह 7 बजे इनका लाइव शो करते हैं ये, और करीबन 30 मिनट का होता है इनका लेक्चर। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब
ये जो सर है ना, ये बहुत तेजी से पढ़ाते हैं, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। अब फास्ट पढ़ाने के पीछे इनका रीजन है, करंट अफेयर अगर या तो एक तरीका है स्टोरी फॉर्म में पढ़ा दो, या दूसरा तरीका है फास्ट पढ़ाओ, तभी समझ में आ सकता है, वरना करंट अफेयर बोरिंग हो जाता है। तो सर की वीडियो को अगर समझना है ना, तो मैं कहूंगा पेन पेपर लो और एक बार में जितना नोट डाउन कर सकते हो कर लो, उनके साथ साथ बोलने पे रोक, मतलब पॉज मत करना कि यार पीछे छूट गया, जरा पीछे देखता हूँ क्या है। वो क्या करते हैं, इनकी खास बात क्या है, मान लो जो आज पढ़ा है ना, वो कल वो रिवाइज कराते हैं, और मान लो जो परसों पढ़ा है वो उसके अगले दिन का रिवाइज करा देते हैं, मतलब वो इंटरकनेक्ट करके पढ़ाते हैं। तो आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा, कोई करंट अफेयर छूट जाए कोई टेंशन नहीं, वो अगले दिन आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। यहां तक हम आगे बढ़ चुके हैं, अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश का जो 70% पेपर होता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, एरर स्पॉटिंग होता है, सिनोनिम एंटोनिम्स होता है, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल एंड सेंटेंस जंबल। जरा एक बात नोटिस करना, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, रीड करना पड़ रहा है, चाहे सेंटेंस जंबल हो, पैरा जंबल हो, क्लॉज टेस्ट हो, सिनोनिम एंटोनिम्स हो, कुछ भी हो उसमें पढ़ना पड़ रहा है। सिनोनिम एंटोनिम्स भी उससे ज्यादा याद रहते हैं जो किताबें पढ़ने का शौकीन होता है। और आपने टॉपर्स के मुंह से सुना होगा कि भाई मैं तो इंग्लिश की तैयारी नहीं करता, मैं तो ऐसे दिया आता हूं। पर आपने उनके मुंह से एक बात और सुनी होगी, उनको ना पढ़ने की आदत होगी, रीड करने की। अगर रीड करने की आदत नहीं है तो उन्हें मूवीज देखने की आदत होगी इंग्लिश, और वो भी या तो ब्रिटिश या साउथ कोरियन मूवीज विद सबटाइटल्स, ये करने की आदत होती है उन्हें, जिसकी वजह से उनकी वोकैब बढ़ जाती है। अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो रिलीज करूंगा, वो एक बंदे ने एफकेट क्लियर किया था, सरताज नाम है उनका। तो उन्होंने जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव की थी, इंग्लिश की वोकैबुलरी बढ़ाई थी, तो साउथ कोरियन शोज देख के बढ़ाई थी। तो ये आप भी कर सकते हो, बट तरीका इंग्लिश इंप्रूव करने का यही है कि आप इंग्लिश या तो पढ़ें या इंग्लिश आप सुने। अब वो आप कोई सा भी फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, नॉवेल्स पढ़ सकते हो, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हो जो मैं पढ़ता हूं, या आप मूवीज देख सकते हो। पर मूवीज ऐसा ना हो कि खो ही जाओ कि भाई पूरे दिन मूवीज ही देख रहे हैं, इंग्लिश तो कम से कम इंप्रूव हो रही है। इंग्लिश के पेपर में वेरिएशन होता है, मेरे मार्क्स 51 आए थे और मैंने प्रैक्टिस में 60 मार्क्स तक भी स्कोर कर रखे हैं, तो अच्छे खासे मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। इंग्लिश में मार्क्स वेरी होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू पेपर डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। ये आप ऑन द स्पॉट कितना सोच पा रहे हो। अब यहां तक कहानी आती है। इसके बाद अगर मान लो एक चीज और होती है, उसे हम कहते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम एंड फ्रेजेस ना कभी कभार आते हैं, बट अगर आते हैं तो टोटल 20 आ जाते हैं। और ईडियम एंड फ्रेजेस इंप्रूव करने का ना कोई तरीका नहीं है, मतलब किताब पढ़ लो या कुछ हो जाए। इसका सिंपल तरीका ये है कि ईडियम्स उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। तो मैंने इस पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, मुश्किल से 9 मिनट की वीडियो होती है, 25 वीडियो है ये, 25 दिन देखोगे याद हो जाएगा, और बहुत ही सिंपल है, और मैक्सिमम आपके इडियम्स इसी से ही कवर हो जाएंगे। शायद ही कोई ऐसा इडियम्स होगा जो एग्जाम में आ जाए और आपको ना आता हो, पर शर्त यह है कि आपको पता हो उसका मीनिंग इस वीडियो से देखने के बाद। अब यहां से आगे चलते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स का क्या सीन है भाई यार, मैथमेटिक्स को मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, और ये 10-11 चैप्टर। अब मैं आपको अगर ऑप्शन दूं कि आप दोनों में से कोई एक कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगी। ये जो 3 चैप्टर है ना, ये 50 क्या मतलब 60%, हाँ 50% कह लो आप, 50% एग्जैक्ट रहेगा, 50% वेटेज रखते हैं, और ये सब मिला के 50% वेटेज रखते हैं। बट इन तीनों चैप्टर में खराबी क्या है, इनमें फॉर्मुलेज बहुत है। तो अगर आप 10th 9th में 95 मार्क्स 97 मार्क्स लाते थे, तो आपको इनके फॉर्मूले आज भी याद होंगे, तो मैं कहूंगा आप ये करो। बट मैं कहता हूं अगर आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, आप वो 60-70 मार्क्स वाले बच्चे हो, तो मैं कहूंगा आप ये देखो, इनमें फॉर्मुलेज नहीं है। प्रॉफिट लॉस का सिंपल एक ही फॉर्मूला होता है, बट इसमें भी आपको 4 चैप्टर बेसिकली करने हैं, नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। पाइपलाइन सिस्टम इसी के अंदर आ जाता है। ये 4 चैप्टर्स मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहले करने हैं, उसके बाद कुछ और करना है। बाकी सबकी वेटेज बहुत कम कम है, बट इनमें फॉर्मूले इस्तेमाल ना के बराबर होते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। सरताज अली की वीडियो भी रिलीज होगी तो आपको उसमें पता लगेगा कि सरताज ने कहा है कि एक एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई 120 क्वेश्चन कैसे खत्म करने। एक तरीका ये है कि आप अपने जो स्ट्रेंथ है उससे काम चलाओ। तो सरताज भाई कहते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ ये थी यार, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो मेरा मोरल बूस्ट हो जाता है, तो मैं वो तरीका अपनाता हूं बजाय इसके, जबकि उनके पास मैथ्स थी।
तो आप भी ये तरीका अपना सकते हो और ये बहुत ही बढ़िया है, आपके मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे, तब आप ये चैप्टर स्किप कर सकते हैं। अब मैथ्स की वीडियो करें कहां से? मैथ्स की वीडियो के लिए अनअकैडमी का एक है, इनका नाम है लोकेश शर्मा, इन्होंने वीडियोस बनाई है। बट ये जो वीडियो बनाई है सीडीएस के लिए नहीं बनाई है, इन्होंने बनाई है आईबीपीएस पीओ के लिए बनाई है। अब क्या हमें देखनी चाहिए? हाँ देखनी चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस है वो सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं है। इवन लेवल जो होता है सीडीएस का और आईबीपीएस का वो भी कुछ खास अंतर नहीं है, 19-20 ही होगा। बट वो आईबीपीएस के लिए आपको गाइडेंस देंगे बीच बीच में, ऐसा करो वैसा करो, तो उसको इग्नोर करना, डूब मत जाना उसमें, ठीक है? कि भूल मत जाना कि यार यहाँ तो सीडीएस की बात ही नहीं हो रही। सीडीएस की बात भले ही ना हो रही, पर जो ये क्वेश्चन कराना है ना, ये एकदम A1 है, ठीक है? यहां तक हो गई बात। अब सीडीएस की प्रैक्टिस करें कहां से? कंसेप्ट तो हम यहां से समझ गए। अब आपको अगर सीडीएस की प्रैक्टिस करनी है तो ये बुक है एक, ठीक है? इसमें अगर आप देखोगे 2013 से 2019 तक के पेपर हैं, मतलब सीडीएस 1 2019 तक के पेपर हैं। ये आपको लेना है, जरूर लेना है, पुरानी मत ले लेना गलती से भी, नई वाली लेनी है, जिससे नए क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनका पैटर्न आप समझ सकें। अब इसके कई वर्जन आते हैं तो आपको नेट पे ढूंढने में मुश्किल होगी, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर लूसेंट ऑब्जेक्टिव लिखिए, यहाँ पर मैथ्स लिखा हुआ आएगा आपके लिए, ठीक है? तो ये किताब जरूर ले लेना, आप सीडीएस मैथ्स लिखा हुआ आएगा, इसको जरूर आप देख लेना पहले। अच्छा, आपके पास एक सवाल आएगा, जब आप इस पे लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो आपको रेटिंग सिर्फ 1 दिखेगी। तो कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ करना चाहिए। रीजन भाई क्या है कि इस बुक को मैं पर्सनली यूज करता हूँ, और जब मैंने इस बुक को पर्सनली यूज किया तो मैंने फाइंड किया कि किताब काफी अच्छी है, एरर बिल्कुल नहीं है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है वेले, तो ये बहुतों के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और बहुत ही वेरीफाई करके काम करते हैं, तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो ये बुक जरूर परचेज कर लेना आप। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो एक दूसरी बुक है लूसेंट की, जनरल ऑब्जेक्टिव। लूसेंट की 2 किताबें आती हैं, एक आती है थ्योरेटिकल, मतलब उसमें थ्योरी बता रखी है, केमिस्ट्री में चैप्टर कौन कौन से हैं उनके बारे में डिटेल में बता रखा है। एक है ऑब्जेक्टिव, जिसमें पास्ट ईयर पेपर जो होते हैं वो काउंट हो रखे हैं, ठीक है? हर टाइप के, आईबीपीएस का भी होगा उसमें, यूपीएससी का भी होगा, पीसीएस का भी होगा, सारे पेपर एक साथ कर रखे, क्योंकि उन सबका जो जीएस का पैटर्न होता है वो सबका सेम होता है, जो मैंने आपको बताया वैसे ही आता है जीएस। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस किताब की, और इस किताब की रेटिंग बहुत अच्छी है। बट इस किताब को आपको खरीदते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, लेटेस्ट एडिशन खरीदना है। तो लेटेस्ट एडिशन की मैंने इसका लिंक डाल दिया है, इसी लिंक पे क्लिक करोगे तो लेटेस्ट एडिशन मिल जाएगा। अगर गूगल पे सर्च करोगे शायद हो सकता है ना मिले, क्योंकि मेरे को बहुत देर बाद मिला, इसलिए मैंने आपके लिए लिंक डाल दिया इसका। अब ये किताब लेनी क्यों जरूरी है? एक तो हो गया इसमें बहुत सारे पास्ट ईयर है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मान लो आप यूपीएससी की कमेटी में हो, आपको ना क्वेश्चन पेपर सेट करना है, कैसे सेट करोगे? यूपीएससी की खास बात ये होती है वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, वो कहता है हम क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे पर कंसेप्ट रिपीट कर देंगे। तो क्वेश्चन लाएगा कहां से वो? 120 क्वेश्चन होते हैं और यूपीएससी कम से कम 50 एग्जाम कराता है। अब 50 एग्जाम कराता है और हर 2-3 महीने में, हर 1 महीने में पकड़ो एग्जाम होते ही रहते हैं। और जब हर महीने एग्जाम हो रहे हैं तो भाई इंसान बनाने वाला तो पागल हो जाएगा। वो क्या करते हैं, अगर आप ये बुक खरीदोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आईबीपीएस का एग्जाम का क्वेश्चन यूपीएससी के आईएएस के सीडीएस एग्जाम में आ रखा है, आता है आपको क्या आईएएस एग्जाम में आईबीपीएस का क्वेश्चन आ रखा है? हाँ, एक गूगली बॉल तो डाल ही सकते हैं वो, और आता है क्वेश्चन। सीडीएस का क्वेश्चन आप देखोगे आईएएस के एग्जाम में आ रखा है, सीडीएस का क्वेश्चन आ रखा, सीडीएस में ट्रांसफर अगले में आ रखा है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा आईएएस 2016 में एक क्वेश्चन आया, वो आप देखोगे सीडीएस 2018 में आ रखा है। तो क्वेश्चन डिट्टो छपा छपाया आ जाएगा, सिर्फ जो उसकी ऑप्शंस होंगे वो ऊपर नीचे कर देंगे जिससे क्वेश्चन नया बन जाए, ऐसा लगे कि कहीं से छपके नहीं आया है। यू फाइंड डिट्टो सेम। ये बात आप ध्यान रखो कि ये किताब लेनी है। मैंने जब अभी ये सीडीएस दिया था तो मेरे सीडीएस में अराउंड 15 क्वेश्चन इसी किताब से आ गए थे, और जबकि मैंने किताब कंप्लीट पूरी नहीं कर पाया था। मैं सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री देख पाया था, पॉलिटी आदि कर पाया था मैं, और उसके बाद मैंने साइंस की थी, बस इतना हो पाया था बस मेरा। इसमें ज्योग्राफी भी देख नहीं पाया, इकोनॉमिक्स भी देख नहीं पाया मैं, पॉलिटी हाँ, पॉलिटी आदि की थी जैसे मैंने आपको बताया। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब इस किताब का इस्तेमाल करना कैसे है, ये जो मैंने आपको किताब बताई है इसका इस्तेमाल करना कैसे है? देखो मैंने आपको बताया इन सब की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। मॉडर्न हिस्ट्री जब आप मेरी प्लेलिस्ट देखोगे तो 40% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, 40% और 30%, ठीक है? मैंने वो प्लेलिस्ट इस हिसाब से बनाई है कि आपको स्टोरी समझ में आ जाए मॉडर्न हिस्ट्री में हुआ क्या था,
और जो जो एक्स्ट्रा फैक्ट ये किताब आपको बताए वो आप फीड कर सको उस स्टोरी में कहीं ना कहीं। ठीक है। दूसरी बात है पॉलिटी की। पॉलिटी आपको 100% काम आएगी, 100%। जो जो मैंने पढ़ाया एक एक क्वेश्चन आपको इसी से मिलेगा, क्योंकि सब थ्योरी बेस है, उसमें फैक्ट फाइल नहीं है। तो अनलिमिटेड फैक्ट फाइल नहीं हो सकती कि ऐसा कोई फैक्ट फाइल हो जो इनकम्प्लीट रह गया हो। ऐसा हो सकता है कि मान लो 2015 में कोई क्वेश्चन आया है और वो भी इस रीजन से आ गया है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, आर्टिकल 370 हट गया है। अब आर्टिकल 370 के रिगार्डिंग 2015 में जो क्वेश्चन आएगा वो आज की तारीख में रिलेवेंट होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर 1999 में आया तो वो मैंने कवर नहीं किए वीडियो में अपनी पॉलिटी की प्लेलिस्ट में। फिर इंडियन ज्योग्राफी के लिए यार मैं कहूंगा कि जो मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखाई थी ना, आपको ये वाली, आपको याद होगा ये वीडियो दिखाई थी ना मैंने आपको प्लेलिस्ट अश्वथी सर की, वो आप देख सकते हो। बट उसमें 31 वीडियोस हैं यार। और ज्योग्राफी में बहुत फैक्ट फाइल होती है, बहुत ज्यादा फैक्ट फाइल होती है। कितना याद करोगे, थक जाओगे मेरे हिसाब से। तो अगर आप ज्योग्राफी आपको थोड़ी बहुत 9th-10th की याद है, थोड़ी बहुत मतलब जैसे आपको ये पता हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, तो आपको मेरे हिसाब से देखने की कोई जरूरत नहीं है वो वीडियोस। सीधे इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप बुक लो लूसेंट ऑब्जेक्टिव और सॉल्व करना शुरू कर दो। आपको लगेगा नहीं, आपको जरूरत नहीं लगेगी कि मुझे किताब देखने मतलब वीडियोस देखने की जरूरत है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप इनकी वीडियो देख लोगे जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई थी, तो उसके बाद आपको ये जो है बुक बहुत आसानी से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बहुत प्यार प्यार में पूरी किताब खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगेन वो थियोरेटिकल है। इसके बाद आता है करंट अफेयर्स। अब देखो ये जो किताब है ना, इसमें एक बड़ी अच्छी खास बात है। इसने ना जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है यूएनओ या यूनाइटेड नेशन, सॉरी आसियान, ये सब है, इस पे एक अलग एमसीक्यू बना रखा है। और आप नोटिस करोगे उसने पास्ट ईयर के साथ उसे मिक्स कर रखा है, तो वो सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप इसका ऑर्गेनाइजेशन वाला और मतलब जो पोर्शन है वो खत्म कर लोगे और बुक्स का खत्म कर लोगे, जो मैंने आपको बताया था बुक्स जो 1997 में भी अगर कोई पब्लिश हुई है तो वो भी पूछ ली जाती है, तो अगर ये दोनों पोर्शन आप इस बुक से कर लोगे तो आपका इससे बाहर से आएगा नहीं, मैक्सिमम आप आंसर कर ही दोगे। तो ये बात आप जरूर कर लेना। अच्छा एक बात और, फिजिक्स। फिजिक्स जो है इस बुक में बहुत वास्ट है, बहुत सारा कंटेंट। मतलब अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो एक चैप्टर में ही आपको मिल जाएंगे 200 क्वेश्चन, 200-250 क्वेश्चन एक चैप्टर में। नॉर्मली जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में बात करूं तो ऐसा होगा 60 क्वेश्चन होंगे, कईयों में 30 क्वेश्चन भी होंगे, पॉलिटी में जाओगे तो कहीं 15 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है। बट एक एक चैप्टर फिजिक्स का इस किताब में 200 क्वेश्चन है, तो बहुत टाइम लगता है। तो फिजिक्स शुरुआत से करना शुरू करना इस बुक से, और यू विल फील अ डिफरेंस। और लाइट चैप्टर पहले करना, बहुत क्वेश्चन, आई थिंक उसमें तो 600 क्वेश्चन है। और 600 क्वेश्चन मैं कहता हूं कि लायक भी है। रीजन बिहाइंड क्या है 600 क्वेश्चन का, कि ऑप्टिक्स जो है सबसे ज्यादा पूछी जाती है, मैंने आपको पहले भी बोला। अब जरा आगे आता है केमिस्ट्री और बायो। केमिस्ट्री एंड बायो इज वेरी सिंपल, जो मैंने टॉपिक्स बताया वो आप इससे कर लो और कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है। यहां पर हमारी कहानी होती है खत्म। अच्छा एक बड़ी मिथ है, 16-18 घंटे लगातार पढ़ना होता है। अगर मान लो आप जॉब करते हो तो 16-18 घंटे पढ़ सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है यार, नॉट पॉसिबल। अब क्या करें, 16-18 घंटे तो पढ़ नहीं सकते, और हम तो एवरेज लौटने 60-70 मार्क्स वाले। आप क्या करें? देखो एग्जाम में आपको 2 घंटे की सिटिंग चाहिए होती है, तो आप 2 घंटे की सिटिंग करेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि आप इंडियन ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट छोड़ सकते हो, तो रोज सुबह उठो और इसकी जो बुक का सेक्शन है उसके 120 क्वेश्चन 2 घंटे बैठ के करो। अब 2 घंटे बैठ के कैसे करना है, आपको सारे क्वेश्चन के जवाब तो आते नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, इसका आंसर आपको नहीं आया, फटाफट आंसर शीट में देख लो, ठीक है, इसका आंसर ए है, उसे याद कर लो। मतलब फोकस करो कि इसका आंसर ए है, इसका मतलब नीलगिरी हिल्स आंसर है, तो उसको थोड़ा दिमाग में रख लो और ऐसे सारे करते चले जाओ। विद इन 120 क्वेश्चन, मतलब विद इन 2 आवर्स आपको खत्म करना ही होगा 120 क्वेश्चंस। तो आपकी सिटिंग बैठ जाएगी, आपका एनवायरनमेंट सेट हो जाएगा कि आपको करना कैसे है। मैंने एक इंटरव्यू लिया अभी दिव्यम का, वो अभी 18 नवंबर को रिलीज होगा, बहुत ही प्यारा बंदा है। उस बंदे ने मुझे बताया कि भाई जो सबसे मुश्किल काम होता है ना वो दिन की शुरुआत में करो, और सबसे पहले वही करो, कुछ और मत करो।
उसने मुझे बताया कि भाई सुबह उठो, हाथ मुंह धो और पहले जो आपका सबसे टफेस्ट काम है वो करो। तो मेरा सबसे जो टफेस्ट काम था वो 2 घंटे बैठ के 120 क्वेश्चन करना होता था। तो मैं मॉर्निंग में उठता हूँ 5 बजे अराउंड और 5:30 तक ये क्वेश्चन पेपर करने सॉल्व कर देता हूँ मैं, और 2 घंटे बाद ही उठता हूँ 7:30। तो ये आप डेली हैबिट में डालो और ये किताब आपकी खत्म हो जाएगी। ये अराउंड 300 पेज की किताब है और इसमें आप 300 में से सिर्फ 150 पेज करने वाले हो, सिर्फ 150, क्योंकि मैंने आपका बहुत ज्यादा सिलेबस काट दिया है। मैंने आपको बहुत ज्यादा सिलेबस काट दिया है। देख रहे हो आप, मॉडर्न हिस्ट्री खाली है, पॉलिटी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इंडियन ज्योग्राफी है, डिफेंस है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, यार तुमने तो बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ दिए। हिस्ट्री में तुमने एंशिएंट छोड़ दिया, मिडिवल छोड़ दिया, कल्चर छोड़ दिया, वर्ल्ड छोड़ दिया, यहाँ पर ज्योग्राफी में छोड़ दिया, वर्ल्ड छोड़ दिया, फिजिकल छोड़ दिया, और ऐसे पॉलिटी में भी आपने छोड़ दिया, एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी पूरा का पूरा छोड़ दिया, सेंसस पूरा छोड़ दिया, माइक्रो इकोनॉमी पूरा छोड़ दिया, कंप्लीट स्टैटिक जीके, डेट्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डांस, ये सब छोड़ दिया आपने। अब ये सब अगर आपने छोड़ दिए हैं तो फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ आपने कराया नहीं है, मतलब हम तो सिलेक्शन हो नहीं सकता हमारा। यार मैंने क्या बोला था, 20% ऐसा काम करना है जो 80% काम आए, और ये सब बकवास है, इनमें से कुछ नहीं आता। आप कहोगे सेंसस तो आया था 2018 में, भाई वो एक बार आया था, अब एक बार के चक्कर में हर बार करके जाओगे उस चीज को। पूरे पेपर में 120 क्वेश्चन है ना, मान लो 11 क्वेश्चन सेंसस के आ गए तो कितने बचे यहाँ से, 109 क्वेश्चन बचे। अब 109 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करोगे ना यार, उस 11 क्वेश्चन के पीछे जिंदगी थोड़ा खराब करोगे, समय थोड़ा खराब करोगे आप। अब लास्ट पार्ट है डिफेंस। डिफेंस भी एक स्टैटिक पार्ट है। ये करना कहां से, डिफेंस के लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये जरूर देखना। इसमें ये वाली वीडियो स्किप कर देना, एसडी टेक 53 एक्सपीरियंस, ये जो टेक्निकल बंदे हैं जो बीटेक कर रहे हैं उनके लिए है। अब आपके दिमाग में एक और बात आएगी, एनसीईआरटी पढ़ूं क्या मैं? नहीं, बकवास है, समय बर्बाद मत करो। मैंने कहा था मेहनत नहीं करनी है, 60-70% मार्क्स वालों की वीडियो है और जितना बताया उतना कर लो। मोर देन 31 मैंने स्कोर किया था। अब इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी अगर आप मिला लोगे तो 31 से ज्यादा ही कर लोगे आप, अराउंड 40 तक आपके मार्क्स पहुंच जाएंगे। और 90% चांस यही है, 99%, 99.99% चांस यही है कि आपका सीडीएस निकल जाएगा। और सीडीएस के लिए बात याद रखो, अगर आप ओटी के लिए जा रहे हो तो 85 प्लस मार्क्स लेकर आओ, और अगर आप आईएमए आईएनए कर रहे हो तो 110 से ऊपर लेकर आओ, और एयरफोर्स के लिए जा रहे हो तो 135 से ऊपर, तब आपका काम बन जाएगा। और ये पूरा इतना प्रिसाइज कर रखा है मैंने कि इससे बाहर आएगा नहीं, मतलब आप आराम से स्कोर कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने खुद निकाला सीडीएस, तो मुझे पता है कि इससे ज्यादा बाहर आने का नाम ही नहीं बनता। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने में अपना समय बर्बाद मत करना, एनसीईआरटी खरीदना भी मत, मेरे हिसाब से अगर खरीद लिए तो रख लो, क्या कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। वीडियो पसंद आ गई हो तो कर दो तीनों, वैसे तो कर दिया होगा। मेरे लिए भी मैसेज हैशटैग भाषण करके मुझे बताइए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो।